उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए देखते हैं मौर्य प्रशासन के क्रम में हमारा यह अगला वीडियो है और शायद ये वीडियो अंतिम भी हो, तो शॉर्ट में हम देख लेंगे। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना, जो लिखा है वो भी आप पढ़ सकते हैं, हालांकि बहुत स्वच्छ राइटिंग में नहीं है। देखिए, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो क्या था कि ये मुख्य रूप से कृषि पे आधारित थी, लेकिन मौर्यकाल से ही व्यापार भी बढ़ने लगा था। अभी तक क्या था, जो कृषि मुख्य रूप से था, लेकिन मौर्य जो अशोक तक आते आते इन्होंने क्या किया था कि व्यापार को भी महत्व देने लगे, क्योंकि यहाँ पे लोहे की जो लोहे से परिचय अच्छा खासा था, लोहे से का यूज हो रहा था, तो व्यापार भी चलने लगा था। ठीक है, तो मुख्य रूप से कृषि था इसका आधार, लेकिन व्यापार भी बढ़ने लगा था। एक नई बात यहाँ पे आई थी कि पहली बार शूद्रों को कृषि का अधिकार मिल गया था, कृषि कार्य में लगाया गया था। इससे पहले शूद्र सिर्फ सेवा करते थे। जो 4 वर्ण बताए गए हैं वैदिक साहित्य में, उनमें से जो सबसे नीचे था शूद्र, तो शूद्र को सिर्फ पहले सेवा करने का अधिकार था। अब उसका थोड़ा सा अधिकार बढ़ाया गया, मौर्य प्रशासन में बढ़ाया गया, उनकी थोड़ी सी सुध ली गई और कहा नहीं आप खेती भी कर सकते हैं, तो खेती करने लगे वो। ठीक है, बहुत बार आप पढ़े हैं कि भाई राज की भूमि को सीता कहते थे। ठीक है, और सीता राज की भूमि थी और इस पर एक जो अधिकारी था सीता अध्यक्ष, वो खेती करवाता था। क्या करवाता था? खेती करवाता था। किससे करवाता था? दासों से, ठीक, कर्मकारों से खेती करवाता था। ठीक, सिंचाई के लिए समझो जो व्यवस्था थी, और उदक भाग इसका एक कर था, और सेतुबंध नामक जो अधिकारी इसकी व्यवस्था करता था, सेतुबंध। ठीक है, सेतुबंध जो कि कर कितना था जो सिंचाई का? 1/10 था। पता है आप लोगों को, कई बार बताया है। एक बात और कि वर्षा मापने के लिए एक जो यंत्र लगाया जाता था, हम उसे क्या कहते थे? अरतनी। क्या कहेंगे? अरतनी। और वर्षा मापन की एक जो है इकाई थी, हम उसे क्या कहेंगे? द्रोण कहते थे। तो अरतनी और द्रोण को याद रखना है आपको। राजस्व के अनुसार गांव को श्रेणीबद्ध किया जाता था। ठीक है, आगे देखेंगे। वर्ष में 3 फसलें होती थी। कौन कौन सी? एक तो रबी की फसल होती थी। ठीक, तो रबी की फसल को हेमन कहते थे, खरीफ की फसल को ग्रीष्मिक कहते थे, और जायद की फसल को केदार कहते थे। तो हेमन, ग्रीष्मिक, केदार। ठीक है, और अब क्या था कि आयकर कहाँ कहाँ लगा था? देखिए, शराब पे लगा था, नमक पे लगा था, घी तेल पे, खाद्य तेल पे, कसाईयों पे, शिल्पियों पे, कलाकारों पे, जुआरियों पे, द्युतगृह पे, वैश्यावृत्ति पे, मंदिरों की आय पे, जो वेतन भोगियों की अतिरिक्त आय पे। ठीक है, तो आपको कर व्यवस्था पता चला कहाँ कहाँ पे था। ठीक है, देखिए, कर के आधार पर गाँव का वर्गीकरण भी हुआ था। कौन, कैसे कैसे? वैसे गांव जो करमुक्त थे परिहारिक कहलाते थे, वैसे गांव जो सैनिक प्रदान करते थे आयुधी कहलाते थे, आयुधीय। ठीक है, अनाज, पशु और सोने के रूप में कर प्रदान करने वाले गांव हिरण्य कहलाते थे। क्या कहलाते थे? हिरण्य। और कच्चा माल देने वाले गांव कुप्य कहलाते थे। बेगार देने वाले गांव विष्ट कहलाते थे, मतलब जो बिना पैसों के काम करते थे वो, ठीक है, विष्ट कहलाते थे। और देख लीजिए, और गाँव गाँव के प्रकार हैं। तो विभिन्न गांव के प्रकार यहाँ पे भी हैं। गांव जहाँ पे मिश्रित आबादी थी वहाँ पे ग्राम को क्या कहते थे? ग्राम कह लेते थे। क्या कहते थे? ग्राम। और जहाँ पे कृषकों का दबदबा है वहाँ पे खेत कहते थे, खेत। और जहाँ पे पशुपालकों का दबदबा होता था जिस गांव में, उसे घोष कहते थे। और जहाँ पे शिल्पियों और उद्योग कर्मियों का दबदबा होता था, मतलब वहाँ पे आबादी ज़्यादा होती थी, तो काक ग्राम कहते थे। दबदबा का मतलब यहाँ पे क्या है कि आबादी ज़्यादा। ठीक है, तो काक ग्राम कहते थे उसको। अब देखिए, गाँव में भूमियों के प्रकार क्या थे? कृषि, कृषि मतलब जोत वाली भूमि, आपको पर्यायवाची में देखते होंगे। अकृषि मतलब जहाँ पे जोत ना हुआ होता, मतलब जहाँ पे जो जोता नहीं हुआ। फिर केदार, केदार फसल लगी भूमि, हालांकि इसे जायद की फसल भी कहते हैं, लेकिन केदार का मतलब ये भी होता है कि जिस भूमि पे फसल खड़ी हो उसे केदार कह देते हैं। विविध पहले भी पढ़ चुके हैं आप, चारगाह की भूमि। और वास्तु मतलब रहने की भूमि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे क्या? शिल्प तथा व्यवसाय। देखिए, मौर्य काल में 36 शिल्पों की चर्चा है, जबकि मौर्योत्तर काल में 75 यानी 75 जो ठीक व्यवसाय की और जानकारी मिलती है। किस ग्रंथ से? मिलिंद पन्हों में ये सब चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, देखिए क्या था कि प्रमुख जो व्यवसाय कहा गया है तो वो सूती वस्त्र का कहा गया है। ठीक, निर्माण केंद्र यहाँ पे था। कहाँ? 3 थे। कौन कौन? कलिंग, काशी और बंग। आप लोग देख पा रहे होंगे, कलिंग, काशी और बंग। और क्या था इसमें? क्या? ठीक है, दुकूल बनता था। एक दुकूल प्राय जो है दुपट्टे टाइप का होता था, तो एक श्वेत दुकूल काफ़ी फेमस था। ठीक है, चिकना वस्त्र होता था। फिर छौम, एक छौम था, ये जो एक प्रकार का रेशमी वस्त्र होता था। एक जो मथुरा का बहुत प्रसिद्ध कपड़ा था, साटक बोलते थे जिसे, साटक, साटक भी बनता था यहाँ पे, साटक। ठीक, कच्चा रेशम चीन से आता था। कहाँ से आता था? कच्चा रेशम चीन से आता था, ध्यान रखना। कच्चा रेशम जो था वो आता था चीन से। यहाँ पे लिखा, सॉरी, रेशम के लिए जो है चित्रपट आता था, सॉरी, चित्रपट शब्द रेशम के लिए आया है जो मौर्य व्यवस्था में, और चीन से आता था। ठीक है, कच्चा रेशम चीन से आता था। ठीक, आगे देखते हैं। क्या था कि पत्तों या रेशों से वस्त्र बनाया जाता था, जिसे पत्रोम कहते थे, यानी कि पत्तों और रेशों से बनाया गया वस्त्र पत्रोम कहलाता था। प्रमुख ऊन निर्माण केंद्र पाटलिपुत्र और वाराणसी थे। कौन कौन से जो है प्रमुख ऊन निर्माण केंद्र? पाटलिपुत्र और वाराणसी थे। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए, शराब के कुछ नाम थे तब। कौन कौन से? मधु, प्रसन्ना,
मोदक, देखिए शराब का काम होता था, यानी कि इसका व्यापार होता था क्योंकि इस पे आयकर था, अभी देखा। ठीक, आगे देखिए, व्यापारियों के आर्थिक संगठन को पुग कहा है। पुंग कहीं कहीं लिखा है, सॉरी कहीं कहीं पुंग लिखा है, कहीं कहीं पुग लिखा है, तो यहाँ पे ये देखिए पुग या निगम कहते थे। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पुग या निगम किसे कहते थे, तो व्यापारियों के संगठन को। इसके प्रधान को नैगम क्या कहते थे, नैगम कहते थे। अनेक आर्थिक संगठन थे जिन पर राजा का शासन, यानी कि राज्य का शासन था। ठीक, महाजनी व्यवस्था भी लागू थी तथा चलती भी थी। ठीक है, ये हो गया। अब सिक्के देख लेंगे, ठीक है, बड़ी ही सूक्ष्म तरीके से देख लेंगे। सिक्के प्रारंभ, सॉरी भारत में सिक्के का जो इतिहास तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ हो जाता है, पता है सबको। आहत सिक्के होते थे। इस प्रथम चले जो है चले सिक्के को आहत सिक्के यानी पंचमार्ग सिक्के। आहत, देखो आहत क्या होता था, आहत देखो पहले जो प्रायः सिक्के ढाले जाएं तो वो आहत नहीं होंगे। क्या हुआ कि किसी गोल गोल धातु को काटा गया और उस पर कोई निशान बलपूर्वक छापा गया, वो क्या हो गए, आहत सिक्के हो गए। ठीक है, और यह सिक्के प्रायः राज्य के द्वारा कम चलाए गए थे, आर्थिक संगठन द्वारा जो ठीक चलाए गए थे पहले। ध्यान रखना, सिक्कों पर चिन्ह देख लीजिए। देखिए सिक्कों पर चिन्ह, अगर पहाड़ी का चित्र आता है तो वो नंद वंश का है। ठीक है, अगर पहाड़ी एवं अर्धचंद्र का सिक्का है, मतलब जो है चित्र है, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो चलाया। और हाथी घोड़ा और जो वृषभ की चित्र युक्त जो अगर जो सिक्का है तो वो अशोक का सिक्का है। ठीक है, ध्यान रखना। अर्थशास्त्र में सिक्कों के लिए सिक्कों के लिए रूप शब्द का चयन किया गया है। कौन सा शब्द, रूप, आज कुछ रूप शब्द का चयन किया गया है। मुद्रा से संबंधित प्राचीन ग्रंथ का नाम रूप सूत्र है। क्या है, रूप सूत्र है। टकसाल का अध्यक्ष लक्षणाध्यक्ष था, पहले बता चुका हूँ। तथा सिक्कों को परखने वाला रूप दर्शक कहलाता था, ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, रूप दर्शक। ठीक, अब देखिए मौर्यकालीन सिक्के, शतमान चलता था, एक सतनाम शतमान चांदी का सिक्का होता था। करसापण, पण या धरण, ये भी चांदी का सिक्का होता था। मासक चलता था, मासक तांबे का सिक्का होता था। काकड़ी और अर्ध काकड़ी, ये भी तांबे का सिक्का होता था। ध्यान रखना, शॉर्ट में हम चल रहे हैं। व्यापारिक मार्ग और बंदरगाह, ठीक है, इनकी कोई खास बात यहाँ पे नहीं है, ये सब मेंस की बातें हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछना प्री में इतना नहीं है। माप तोल प्रणाली से देख लेते हैं। माप तोल प्रणाली में क्वेश्चन क्या आ सकता था, इस समय तुलाओं और बांटों पर राज्य का नियंत्रण था, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, किसका था, राज्य का नियंत्रण था, भाई हर समय होता है, जो आज भी है। इसका निर्माण भी पौतवा अध्यक्ष, मैं बता चुका हूँ, माप तोल का अधिकारी की देखरेख में राज्य द्वारा किया जाता था। माप के मानों के लिए मानाध्यक्ष, ठीक है, ये भी बता चुके हैं, मानाध्यक्ष था इसका अधिकारी, वो इसकी देखरेख करता था। माप तोल की इकाई बढ़ते क्रम में कौन थी, स्वर्ण मास सबसे छोटा, फिर पल, फिर कुटुंब, सॉरी कुडुम्ब है, कुडुम्ब, ठीक है, कुडुम्ब, फिर प्रस्थ और फिर आढ़क, ध्यान रखना। आगे देखेंगे तो माप की इकाई बढ़ते क्रम में माप की वो तौल की थी परमाणु। ठीक है, रथ चक्र, विपुंत, लिच्छा, हालांकि ये सब मुश्किलें पूछें, वितस्ती अगर पूछ लें तो आप ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। जिन वस्तुओं पर राज्य स्वयं व्यापार करता था उसे राजपण्य कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे, सॉरी ये आज मेरा फोन, राजपण्य कहते थे। ठीक, राजपण्य। मौर्य काल में नहरें तथा झीलें बनवाने का प्रमाण जो ठीक है मिलता है। चंद्रगुप्त द्वारा सुदर्शन झील का जो निर्माण कराया गया, ठीक, रुद्रामन के जूनागढ़ अभिलेख में इसका जो मिलता है कि यहाँ पे चंद्रगुप्त ने एक झील का निर्माण जो कराया था। वास्तुकला अगर देखें तो ये भी क्या है कि मेंस का है, अभी प्री में इसका कोई मतलब है नहीं। मूर्तिकला अभी आप वहीं देखेंगे। तो इस प्रकार हमारा जो है मौर्य साम्राज्य समाप्त होता है यहाँ पे प्री की दृष्टि से। ठीक है, अभी मैं वीडियो लेके आऊँगा जो, ठीक है, वृहद स्तर पे अशोक के शिलालेख और कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इस पे मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ। धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरा साथ दिया, धन्यवाद।